चलिए शुरू करें। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हम देखे थे? 5 संभाग देखे थे। और कितने जिले थे आपके? 33। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ को 5 संभाग में विभाजित किए थे। ठीक है, यानी कि 5 संभाग हैं। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं आपका? 33 जिले हैं। इन्हीं 33 जिलों के नाम हमको पहला परिचय के आधार पर पढ़ना है। हालांकि 33 जिलों को आपको अलग से और पढ़ना है, लेकिन फिर भी 5 संभाग और 33 जिले होते हैं, ये आपको क्या है, आपका पता होना चाहिए। 33 जिलों में आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक आपका ऊपर काटोगे तो कौन सा संभाग? सरगुजा। नीचे काटोगे तो बस्तर। ठीक है, फिर बीच से काटोगे तो बिलासपुर, फिर इधर से काटोगे तो रायपुर और आपका दुर्ग। फिर आपको जिले को बताना है, तो मैंने आपको बताया था ये जो शुरुआत में कटेगा कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। याद आ रहा है? ये जो जिला है ये कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। उसके बाद बाजू में कौन सा है? कोरिया। फिर बाजू में सूरजपुर, ऊपर वाला बलरामपुर, नीचे वाला और ये कौन सा? जसपुर। तो टोटल जो ऊपर आपका बन रहा है वो कौन सा भाग है? सरगुजा संभाग में कितने जिले थे? कितने थे जी? 6। कितने थे? 6। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन लोग आप नई जिले को नहीं जानते वो लोग अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहला है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एमसीबी। क्या है आपका? एमसीबी। ये आपका क्या है? कोरिया। ये है सूरजपुर, ये है बलरामपुर, ये है सरगुजा और ये है आपका जसपुर। क्लियर है? सबको याद है इतना? उसके बाद देखिए, मैंने कहा था फिर नीचे आपको काटना है, नीचे। ठीक है, तो नीचे में जो है कंफ्यूजन थोड़ा सा था इस चीज को लेके, तो इसको क्लियर करना। काटना कहां से है आपका? यहां से काटना है। कहां से? यहां से। एक हो गया, पहले यहां से काटे थे। एक इसको कहां से काटना है? यहां से। फिर आपका बीच से, फिर बीच को भी 2 भाग में, फिर इसको आपका इस तरीके से। क्लियर है ना? और फिर मैंने कहा था जांजगीर चांपा से ऐसे। ठीक है ना? और एक आपका यहां से। क्लियर है? कौन कौन सा जिला है? तो देखिए, सबसे पहला ये है आपका मुंगेली। ये है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये है बीएसपी यानी कि बिलासपुर। ये क्या है? कोरबा। क्या है आपका? ये है जांजगीर चांपा। ये है सारंगढ़, भिलाईगढ़ और ये क्या है आपका? रायगढ़। तो 3 3 6 2 8। अगर इसको देखोगे तो ये पूरा संभाग बनेगा कौन सा संभाग आपका? बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग में कितने जिले हो रहे हैं आपका? 8। कितने जिले हो रहे हैं? 8। सबसे पहला मुंगेली, मुंगेली के बाद ऊपर में है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर आपका है बिलासपुर, फिर है कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़ और क्या है आपका? बिलाईगढ़। ठीक है, इस तरीके से आपको काटना है। फिर उसके बाद आपका मुंगेली से जस्ट आपका साइड में मैंने काटना है बोला था, तो यहां से हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया। क्लियर है ना? साइड से अपन क्या किए? काट दिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा इसको एक भाग में और काटना है, पढ़े थे ना? तोड़ते जाओ, ये आपका 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला और ये आपका 4 जिला। क्लियर है? उसके बाद इसके नीचे से काटना है 1 2 और आपका 3। और इस तरीके से जो जिला बनकर आएगा ये होगा आपका कवर्धा, ये होगा आपका खैरागढ़, छुही खदान, गंडई। ठीक है, ये होगा राजनांदगांव और ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, कवर्धा, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ऊपर वाला जो होगा ये बेमेतरा, ये होगा दुर्ग और ये होगा बालोद। ठीक है, आपको इसी तरीके से ही ऑथेंटिक मैप बनाते हुए चलना है। क्लियर है? कौन सा जिला किसको टच करता है, किसको नहीं करता है, बहुत कंफ्यूजन होगा आगे चल के। उसके बाद मैंने क्या कहा? आपको दोनों को ध्यान में रखकर एक लाइन फिर काटना है। कहां से? यहां से, इस तरीके से। याद आ रहा है?
ये ऊपर वाला एक हो गया, ये साइड वाला एक हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये। तो ये जो बना ये बनेगा बलौदा बाजार, ये बनेगा रायपुर, ये महासमुंद, ये गरियाबंद और ये आपका बन गया धमतरी। क्लियर है? इस प्रकार जैसे आप देखोगे तो दुर्ग में, ठीक है, ये कौन सा संभाग हो गया साइड वाला? दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने जिले हैं आपका? 7 जिले। और ये वाला साइड कौन सा हो गया आपका? रायपुर संभाग। कौन सा आपका? रायपुर संभाग। और रायपुर संभाग में 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए आपका? सॉरी है ना, 5 होंगे। ये वाला तो बिलासपुर में काउंट हो गया है, तो ये कितना होगा आपका? 5। अब कौन सा संभाग बच गया आपका? बस्तर। तो बस्तर को कैसे काटना है? तो मैंने बताया था, एक आपका आधा काटना है, धमतरी में जाना चाहिए थोड़ा सा। क्लियर है? उसके बाद पूरा काटना है तो आधा फिर इसका काटना है, फिर क्या बना देना है? एक आपका वर्ग और एक आपका इधर और एक आपका इधर। तो बना जो जिला वो कैसे बनेगा? ये है कांकेर, ये है कोंडागांव, ये है बस्तर, ये है सुकमा, ये है बीजापुर, ये है नारायणपुर और ये है आपका दंतेवाड़ा। और इस प्रकार से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका कौन सा संभाग है? ये बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में आपको कितना जिला हो गया आपका? 7। तो इस प्रकार से देखोगे तो 6 आपके सरगुजा में है, ठीक है, 8 कहां है? सर्वाधिक बिलासपुर में। 8 6 कितना हो गया? 14। 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19 और 7 कितना हो गया? 26। और 26 और 7 कितना हो गया? 33। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो 5 संभाग और 33 जिले हैं, जिसको मैप वाइज आपको ऑथेंटिक याद होने चाहिए। अब इसी से क्वेश्चन आपका जैसे बनेगा कि बलौदा बाजार कितने जिलों को स्पर्श करता है? अगर ये मैप आपको क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे प्रश्न इससे बना सकते हैं। बलौदा बाजार, तो देखो बलौदा बाजार सारंगढ़ बिलईगढ़ को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार महासमुंद को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार रायपुर को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार बेमेतरा को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार जांजगीर चांपा को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार बिलासपुर को भी टच कर रहा है, बलौदा बाजार मुंगेली को भी टच कर रहा है। तो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी, यहां भी, ठीक है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। लगभग ये अकेले कितने को स्पर्श कर रहा है? 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। समझ में आ रहा है? वहीं पर जैसे आपको और कुछ पूछ रहा है कि शक्ति कितने जिलों को स्पर्श कर रही है, तो शक्ति इसको भी स्पर्श कर रही है, रायगढ़ को भी स्पर्श कर रही है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी स्पर्श कर रही है और आपका जांजगीर चांपा को भी क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इस तरीके से दूसरा लैंडलॉक पहचानने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है कि कौन सा जिला भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित या लैंडलॉक का मतलब होता है जो किसी अन्य दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, जो आपके अंतर राज्य सीमा को टच नहीं करता। जैसे मोयला मानपुर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इधर महाराष्ट्र को टच कर रहा है ना जी। इधर गरियाबंद देखोगे, धमतरी देखोगे, किसको टच कर रहा है? उड़ीसा को। ऐसे कितने जिले हैं जो लैंडलॉक, लॉक है बीच में, किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते। इनको भी पहचानने में आपका कौन सा काम आता है? मैप काम आता है। इसके अलावा वर्तमान में आप देख लोगे भी, हाल ही में पीएससी ने एग्जाम लिया था तो उसमें पूछा था कि छत्तीसगढ़ के जो आपके जिले हैं या छत्तीसगढ़ राज्य कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें भी आपको बॉर्डर काटने में बहुत आसानी होती है कि हाँ ये बॉर्डर यूपी है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, एमपी है। इस तरीके से आपको बॉर्डर काटने में हेल्प होगा। तो सबसे पहले जितने भी लोग हो उनको 33 जिलों के लोकेशन वाइज नाम और संभाग के नाम और कितने संभाग में कितने जिले हैं ये स्पष्ट तौर पर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे। तो इतना आपको बनाना है, कॉपी में एक मैप बनाना है और जैसे मैं बोला हूं वैसे काटते रहना है, क्योंकि बार बार इसी को आप देखोगे तो एक समय के बाद काटना सीख जाओगे। क्लियर है? चलिए आगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता है, वो है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का नामकरण। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण आपको रटना है, याद करना है समझते हुए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नामकरण का आधार पहले मैं बता देता हूं किन किन आधारों पर बांटना है। सबसे पहला है आपका विदेशियों के अनुसार। किसके अनुसार?
विदेशियों के अनुसार। कौन कौन से विदेशियों ने क्या क्या कहा है छत्तीसगढ़ के बारे में, ये आपको देखना है, यानी कि विदेशियों के अनुसार। दूसरा आपका देखना है किसके अनुसार, स्थानीय लोगों के अनुसार। जो लोकल पर्सन है उन लोगों ने कहा, स्थानीय लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे होगा, क्या आधार है, इनको देखना है। तीसरा है आपका भौगोलिक स्थिति के अनुसार। किसके अनुसार, आपका भौगोलिक स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण किन आधारों पर होगा, यह आपको देखना है। फिर चौथा क्या है आपका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, ठीक है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम फिर से कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। सबसे पहला क्या है आपका, कौन सा काल, ठीक है, या इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका लेखक और उनकी किताबों के आधार पर, लेखक एवं आपका उनकी किताब, उनके बुक्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नामकरण देखेंगे। और एक रहेगा आपका इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेखों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण होगा। तो यहां पर आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण को 4 आधारों पर और उसके आपके अन्य 3 आधारों पर बांट दीजिए। पहला है विदेशियों के अनुसार, फिर है आपका स्थानीय लोगों के अनुसार, फिर है आपका भौगोलिक स्थिति के अनुसार, फिर आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके आधार पर, जिसमें हम इतिहास को भी ध्यान रखेंगे, लेखक और उसकी किताबों को, और एक आपका क्या याद रखना है, अभिलेखों को। यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहला हम नाम को क्लियर करते हैं। सबसे पहला किसका नाम है आपका, विदेशियों के अनुसार। तो कौन कौन से विदेशी है जिसका नाम आपको याद रखना है, तो देखिए आपका विदेशियों के अनुसार, विदेशियों में किसने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहा है, तो विदेशियों के अनुसार जो है पहला आप क्लियर करें। सबका नाम याद रहेगा तो चीजों को रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, सबसे पहला विदेशियों के अनुसार में सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है आपका वेगलर। अब यहां से आपका क्लास शुरू होगा मेन, और यहां से आपको याद रखना है। सबसे पहला नाम क्या है, वेगलर। क्या कहे हैं, कैसे कहे, अभी पढ़ेंगे। वेगलर के बाद आपको याद रखना है क्या, आपका ब्लंट। क्या है आपका, ब्लंट। ब्लंट के बाद याद रखना है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण। फिर आपका चौथा क्या याद रखना है, चिस्म एवं इसके सपोर्टिव जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, हैविट। कौन है आपका, हैविट। उसके हिसाब से आपका याद रखना है क्या, हाँ, जो भी नाम है। एक क्या हो गया आपका टालमी, एक है आपका ए ई नेल्सन, ठीक है, ये भी नहीं लिखवाया था क्या। उसके बाद कौन आ गया, जेनकिंस। कौन आ गया, जेनकिंस। और एक याद रखना है आपका होएनशांग। ये 8 नाम आपको याद रखने हैं, रट डालना है, ठीक है। वेगलर के अनुसार, कैप्टन ब्लंट के अनुसार, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार, क्लियर है, चिस्म एंड हैविट के अनुसार, टालमी के अनुसार, ए ई नेल्सन के अनुसार, जेनकिंस के अनुसार और होएनसांग के अनुसार। क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद किसके अनुसार है आपका, स्थानीय लोगों के आधार पर, ठीक है। स्थानीय लोगों के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या होगा, नामकरण देखेंगे। तो स्थानीय लोगों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण, तो सबसे पहला आपको याद रखना है राय बहादुर हीरालाल। क्या है आपका, राय बहादुर हीरालाल जी के बारे में देखना है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है आपका, गोपाल मिश्र। क्या है आपका, गोपाल मिश्र। तीसरा नाम याद रखना है आपका, ठीक है, बाबू रेवाराम। कौन है आपका, बाबू रेवाराम। चौथा याद रखना है आपका दलराम देव। कौन है आपका, दलराम देव। पांचवा याद रखना है शंकर शेष। क्या याद रखना है, शंकर शेष। और छठवा याद रखना है सुखलाल पांडे। क्या है आपका, सुखलाल पांडे, सुखलाल पांडे। क्लियर है।
सब नाम याद होना चाहिए, ठीक है। राय बहादुर, हीरालाल, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, दलराम देव, शंकर शेष, शुक्लाल पांडे, वेगलर, कैप्टन ब्लंट, अलेक्जेंडर कनिंघम, चिस्म एंड हैविट, टालमी, किसने क्या कहा है पूछता है, ए नेल्सन, जेनकिंस, वेंसोंग। विदेशियों के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण, ठीक है, ये आपका है चिस्म। जल्दी फटाफट नोट करो और याद भी करना है। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना है आपका, लिख लीजिए जी, लिखिए जल्दी। हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण। भौगोलिक, जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ का नामकरण। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, आपको सीधा सीधा यहीं पर इसको याद रख लेना है, इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधारों पर दो नामकरण दिया गया है, फेमस, ठीक है। सबसे पहला भौगोलिक आधारों पर पहला नाम है, ठीक है, धान का कटोरा। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक आधारों पर पहला नाम है धान का कटोरा, याद रहेगा। धान का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप यहीं पर क्लियर करोगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ पढ़ने का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में केवल आपका यही एरिया क्या कहलाता था, ये बस्तर कहलाता था, क्या आपका बस्तर, ठीक है। ये वाला भाग ही आपका क्या है, छत्तीसगढ़। तो ये क्या होता था, ये वाला जो भाग है, जब मैं आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो ये चारों ओर से ऐसे आपका पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे इतना एरिया, कौन सा, ये पूरा क्या है आपका पहाड़ है, ये पूरा क्या है आपका पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है ना, चारों तरफ पहाड़ है छत्तीसगढ़ के इस एरिया में, आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, पूरा नाम एक राउंड घूमना पड़ता है, चारों तरफ पहाड़ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और बीच क्या है आपका मैदान, बीच क्या है आपका मैदान, ये क्या है आपका पहाड़, बड़े बड़ी पहाड़ी या हिल्स है, और इसलिए ये क्या है आपका उठा हुआ हिस्सा है ऐसे, और नीचे क्या है आपका समतल, समझ में आ रहा ना। तो चारों तरफ ऐसी उठा हुआ एरिया है, बीच क्या है आपका समतल, और यहां पर होती है कौन सी खेती, धान की खेती, कौन सी खेती, धान। तो ऊपर उठा हुआ, बीच गड्ढा, इसीलिए बन गया कटोरा, क्या बन गया, कटोरा, बर्तन जैसा, और चूंकि वहां होती है धान की खेती इसीलिए उसको कहा जाता है धान का कटोरा, याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा जो है इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहा जाता है। और जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम, इसी को कहा जाता है भारत का हृदय स्थल, क्या कहा जाता है आपका, भारत का हार्ट प्लेस या हृदय स्थल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भारत के संदर्भ में आप देखोगे
छत्तीसगढ़ का लोकेशन कहाँ है? यहाँ, सेम वही जहां मनुष्य का क्या रहता है? दिल। जैसे एक मनुष्य का देखोगे तो आपका हार्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। और वैसी सेम जगह पर कौन बसा है भारत का? छत्तीसगढ़। इसीलिए भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ को दो नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है धान का कटोरा। तो यहां पर धान का कटोरा क्यों कहते हैं? कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ मतलब केवल बीच वाला हिस्सा को कहते थे। चारों तरफ क्या है? पहाड़ी, और बीच में क्या है? मैदान। और बीच में किसकी खेती होती है? धान की। इसीलिए क्या बोलते हैं आपका? धान का कटोरा। और हार्ट प्लेस या भारत का हृदय स्थल किस आधार पर कहते हैं? छत्तीसगढ़ का भारत में स्थिति के आधार पर, ऐसा लिख सकते हैं। किस आधार पर? छत्तीसगढ़ का भारत में उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर आपके छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? आपका हृदय स्थल या हार्ट प्लेस। क्योंकि छत्तीसगढ़ कहां है भारत का? जहां पर आपका मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? हार्ट या हृदय। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधारों पर आपको जो है नाम याद रखने हैं। सीधा सीधा इसको यहीं पर खत्म करना है। दो नाम क्या क्या आपका? धान का कटोरा और एक भारत का हृदय स्थल। कभी कभार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब आप मेंस वगैरह लिखेंगे तो वहां पर भी आपका काम आएगा प्री में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। तो आपको वही चीज को डिस्क्राइब करना है जो मैंने आपको मैप में क्या किया है आपका बताया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आधार क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। ठीक है, अगला आधार है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पृष्ठभूमि के आधार पर। तो सबसे पहला कौन सा आधार है? काल के आधार पर। कौन के आधार पर? काल। तो काल के आधार पर देखते चलो कौन कौन से काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रभावित हुआ है। तो सबसे पहला जो काल आएगा वो आता है कौन सा काल? पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो स्टोन एज में उस समय छत्तीसगढ़ का क्या महत्व रहा, कौन से क्षेत्र के रूप में चर्चित रहा है, ये आपको देखना है। पाषाण काल के बाद सेकंड आपको देखना है रामायण काल। कौन सा आपका? रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ। फिर आपको क्या देखना है? आपका महाभारत काल। कौन सा आपका? महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम किस आधार पर रखा गया था, ये सारी चीजों को आपको देखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा काल? मौर्य काल। कौन सा काल आपका? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद कौन सा आ जाएगा? गुप्त काल। कौन सा आपका? गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आपको देखना है पांडु वंश के समय। किस वंश के समय? पांडु वंश। पांडु वंश के बाद आपका कौन आएगा? कलचुरी। कौन सा आएगा आपका? कलचुरी। कलचुरी के बाद आपको देखना है क्या? मराठा। और मराठा के बाद देखना है आपका ब्रिटिशर्स, यानी कि आपका ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद हम आपका वर्तमान नाम भी देखेंगे, यानी कि यहीं से शुरू करेंगे, हालांकि उल्टा, लेकिन वर्तमान नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काल के आधार पर पूरा इतिहास का काल रहेगा। जिस समय छत्तीसगढ़ जो है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से काफी फेमस था, यानी कि स्टोन एज, रामायण एज, महाभारत, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, पांडु डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी, एक आपका ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश रूल, और एक है आपका वर्तमान के समय छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे किन किन आधारों पर हुआ है, ये आपको क्लियर करना है। उसके बाद सेकंड क्या आपका पार्ट है? काल के बाद आपका इसी में लेखक, यानी कि किताबें, बुक्स। तो सबसे पहला जो लेखक बोलेंगे वो है आपका वाल्मीकि। क्या बोलेंगे? आपका वाल्मीकि। वाल्मीकि के बाद आपका वराह मिहिर। कौन है आपका? वराह मिहिर। ये सब लेखक हैं जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कोसल, दक्षिण कोसल ऐसे अपनी किताबों में संजोया है। ठीक है, तो वराह मिहिर। जैसे आपका वाल्मीकि का कौन सी किताब फेमस है? रामायण। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। रामायण में छत्तीसगढ़ को किस नामों से जाना जाता है, उसी को हम हालांकि जोड़ते हुए पढ़ेंगे। कहां? रामायण काल में। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन मान लो खतरनाक टाइप का पूछा अटपटा कि इनमें से किस लेखक ने छत्तीसगढ़ का वर्णन अपनी किताबों में नहीं किया है, तो फिर फंसना चालू हो जाओगे। एकमात्र छोटी सी चीज के लिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। वराह मिहिर,
वराह मिहिर की बुक का नाम है वृहत संहिता। क्या है आपका? वृहत संहिता। वृहत संहिता में वराह मिहिर ने क्या कहा है, कैसा कहा है, क्या बातों का उल्लेख किया है, ये आपको याद रखना है। तो एक कौन हो गया आपका? वराह मिहिर, ठीक है। एक कौन हो गया आपका? वाल्मीकि, ठीक है। इसके बाद आपका याद रखना है कालिदास। कौन है आपका? कालिदास। कालिदास की फेमस बुक है रघुवंशम। क्या है आपका? रघुवंशम। और एक आपका इसका फेमस रचना है मेघदूत या मेघदूतम। ये दोनों को याद रखो, रघुवंशम और मेघदूतम। क्लियर है? इसके बाद देखो याद रखना है आपका प्रोफेसर गंगाधर। प्रोफेसर गंगाधर। फिर याद रखना भालचंद्र राव। भालचंद्र राव, ये छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े राइटर हैं, ठीक है। बालचंद्र जैन। बालचंद्र आपका जैन, प्रोफेसर गंगाधर, भालचंद्र राव, राव है ना, भालचंद्र राव, ठीक, बालचंद्र जैन, ठीक है। तो ये जो ऐतिहासिक लेखक को याद रखना है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के लोगों को जिन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को नामकरण या नाम देने का जो है थोड़ा सा प्रयास किया है। प्रोफेसर गंगाधर, भालचंद्र राव, बालचंद्र जैन, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। बालचंद्र मिश्र या बाल मिश्र भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो छोड़ दो। तो ये याद रखना है आपका लेखक में। और एक क्या याद रखना है आपका? लास्ट है अभिलेख। क्या है आपका? अभिलेख, जहां पर छत्तीसगढ़ का वर्णन स्पष्ट तौर पर मिलेगा। तो सबसे पहला अभिलेख है आपका प्रयाग प्रशस्ति। कौन है आपका? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। एक ये याद रखना है। एक याद रखना है आपका कुरुखपाल या कुरुसपाल। क्या है आपका? कुरुसपाल। और एक जो है आपका याद रखना है रतनपुर। क्या है आपका? रतनपुर। ये तीन प्रकार के अभिलेख याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस राजा का है? समुद्रगुप्त नाम के राजा का। कुरुसपाल जो है वो है आपका सोमेश्वर देव। क्या है आपका? सोमेश्वर देव, ठीक है। और ये है आपका जाजल्य देव। कौन सा है आपका? जाजल्य देव। जाजल्य देव के रतनपुर शिलालेख, सोमेश्वर देव के कुरुसपाल अभिलेख में, ठीक है। और एक आपका याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति के आपका समुद्रगुप्त में। और एक याद रखना है आपका दंतेवाड़ा शिलालेख। क्या है आपका? दंतेवाड़ा शिलालेख। ये अलग से याद रखना है, ठीक है। ये आपका आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला शिलालेख रहेगा। कौन सा? आपका दंतेवाड़ा। समुद्रगुप्त कौन से वंश के राजा थे? आपका गुप्त वंश के राजा थे। सोमेश्वर देव कौन से वंश के राजा थे? छिंदक नाग वंश। कौन से वंश के? छिंदक नाग वंश के राजा थे। अब इतिहास में समझोगे पूरा। और जाजल देव कौन से वंश के राजा थे? कलचुरी वंश के राजा थे। कौन से वंश के? आपका कलचुरी वंश। और इनके अभिलेखों में हमें छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित तथ्य मिलते हैं। तो पहले एक बार पूरा चार्ट बना लो कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर एक एक लाइन को आप क्या करते जाओगे? डिस्क्राइब करते जाएंगे, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम तीन भागों में बांटे थे। एक कालक्रम के अनुसार से पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, गुप्त काल, पांडुवंश, कलचुरी, मराठा, ब्रिटिश और वर्तमान के हिसाब से। वाल्मीकि, वराहमिहिर, कालिदास, गंगाधर, भालचंद्र राव, बालचंद्र जैन, ठीक है। उसके बाद आपका दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, कुरुषपाल, रतनपुर, इन अभिलेखों में छत्तीसगढ़ के नामकरण की जानकारी हमको मिलती है। क्लियर है? उसके आधार पर देखोगे तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर कितने भागों में? दो, धान का कटोरा और भारत का हृदय स्थल। उसके बाद स्थानीय लोगों के अनुसार राय बहादुर, हीरालाल, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, दलराम देव, शंकर से, सुखलाल पांडे, वेगलर,
ब्लंट, अलेक्जेंडर कनिंघम, चिस्म एंड हैविट, टालमी, ए नेल्सन, जेनकिंस और आपका हुएनसॉन्ग। अब एक एक करके हम सबको क्या करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो ये नाम आपको पहले याद रहना चाहिए। मैं 2 से 3 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, पूरा एक बार रट्टा मारो। ठीक है, उसके बाद आपका हम शुरू करते हैं वेगलर के अनुसार। नाम पूरा, हाँ, जितना बताया हूं चार्ट में वो नाम याद होना चाहिए ना भाई। याद करके सुनाओ जल्दी। याद हुआ? लो इसको देखो, फिर याद करते जाओ। देखिए वेगलर क्या बोलते हैं, वेगलर बोलते हैं, ठीक है, वेगलर के अनुसार ये जगह है आपका, क्या है आपका, बिहार। क्या है आपका, बिहार। और बिहार में इन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली, ठीक है, एक शक्तिशाली आपका महाजनपद था। क्या था आपका, महाजनपद। और इसी महाजनपद का नाम था क्या आपका, मगध। ठीक है, वेगलर क्या बोलते हैं समझिएगा, कि वेगलर बोलते हैं कि बिहार में एक आपका शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम क्या है आपका, मगध। जैसे आप जानते हैं कि हम जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो कितने महाजनपद थे, 16, जिसमें सही में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। तो उन्होंने कहा कि ये जो मगध है, ठीक है, ये जो मगध है, इस मगध में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, एक बहुत ही क्या हुए, शक्तिशाली शासक हुए, मगध नरेश के नाम से जिनको जानते थे। और इसी का नाम था आपका कौन का राजा, जरासंघ। जरासंघ नाम का राजा था, कहां पर आपका, मगध में। ठीक है, इसी जरासंघ के बाद से ही हर्यक वंश आया है। ऐसे इतिहासकार लोग, भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि पहले जरासंघ के नाम का शासन रहा है, फिर आपका वृहद्रथ नाम का शासन आया, फिर आपका आया बिंबिसार, फिर बिंबिसार से फिर परंपरा क्या हो गई आपका, शुरू हो गई। भारतीय इतिहास में भी हम इसको पढ़ते हैं पुराणों के आधार पर। ये किस आधार पर होता है, पुराणों के। अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा जाए तो ये किसके आधार पर है, पुराणों के आधार पर। और पुराणों को ही आधार मानकर कौन बोल रहा है, मान लो वेगलर, वेगलर बोल रहा है पुराण के आधार पर कि जरासंघ नाम का एक राजा था जिन्होंने यहां से, ठीक है, यहां पर क्या किया आपका, लोगों पर क्या किया, अत्याचार। क्या किया आपका, लोगों पर अत्याचार किया, जिसके अत्याचार से प्रताड़ित थे आपका 36 आपके कौन, चर्मकार परिवार। ठीक है, जो 36 चर्मकार परिवार थे वो इनके अत्याचार से क्या थे आपका, परेशान थे। और ये जो बिहार क्षेत्र से है, इन लोग भागकर आपके कहां आ गए, इस क्षेत्र में आकर रहने लगे। कौन लोग आपका, ये 36 जो आपके चर्मकार परिवार है, फैमिली है, ये कहां आने लगे, इस क्षेत्र में आकर रहने लगे। और इन 36 परिवारों ने रहने के लिए कितना घर बनाया, 36 घर बनाया। कितना बनाया आपका, 36 ठो क्या बनाया आपका, घर। किसके लिए, निवास के लिए। ठीक है, निवास के लिए क्या बनाया, 36 घर। लोगों पर अत्याचार किया जिससे 36 चर्मकार परिवार वहां से भागकर एक नए क्षेत्र में, एक नए क्षेत्र में क्या बना लिए आपका, 36 घर। और चूंकि 36 घर बने थे, इसी 36 घर के आधार पर क्या कहा गया, इसे
छत्तीसगढ़। ऐसा किसका कहना है? वेगलर। तो वेगलर ने क्या कहा है? क्वेश्चन क्या पूछेगा अब इतना? तो वेगलर क्या पूछेगा? किस व्यक्ति का यह कथन है कि आपके 36 चर्मकार परिवारों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है? तो क्या मार के आओगे? वेगलर। याद रखेंगे, वेगलर ने कहा कि जरासंध नाम के अत्याचार राजा थे, उन्होंने काफी अत्याचार किया, अपनी नीची जाति वालों को काफी परेशान किया, जिससे वे परेशान होकर वहां से निकल गए या भाग गए, निकाल दिया गया, जिसके कारण वो एक निश्चित क्षेत्र में आकर रहने लगे और इन्होंने अपने निवास के लिए क्या बनाया? छत्तीसगढ़। और इसी को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़। लेकिन याद रखेंगे, यहीं पर एक इनकी बात को काटते हैं। वेगलर बोलते हैं कि सब बात ठीक था, ठीक है, अपवाद टाइप का याद रखेंगे, सब बात ठीक है कि 36 परिवारों ने ही छत्तीसगढ़ को बसाया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो लोग आए हैं वो बिहार से नहीं, कहां से आए हैं? यूपी से। तो याद रखेंगे, किसने कहा है? बिहार से 36 परिवार जो आए हैं वो बिहार से न आकर, ठीक है, कहां से आए हैं? कन्नौज यूपी से। कहां से आए हैं? कन्नौज यूपी से आए हैं। और कन्नौज यूपी से आने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बसाया है। और ये कहने वाले कौन है? आपका भालचंद्र राव। कौन है आपका? भालचंद्र राव। तो उल्टा अगर पूछेगा कि आपके किसके अनुसार 36 चर्मकार परिवार कन्नौज से आया है, तो कन्नौज से बोलेगा तो क्या लगाओगे? भालचंद्र राव। भालचंद्र राव ने वेगलर के स्थान को थोड़ा सा दिक्कत कहा है कि ये लोग बिहार से नहीं आए हैं, ये लोग कहां से आए हैं? आपका कन्नौज से आए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार से ना आकर कन्नौज से आया है, ऐसा किसने कहा है? तो भालचंद्र राव ने। तो वेगलर के अनुसार याद रखना, रट डालो, वेगलर। क्या है आपका? वेगलर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? जरासंध के अत्याचार से 36 परिवार एक निश्चित क्षेत्र में बस गए, रहने के लिए 36 घरों का निर्माण किया और यही आगे चलकर क्या बन गया? छत्तीसगढ़। तो इसीलिए बोल रहा हूं, रट लो पहले वेगलर, वेगलर के बाद पूरा नाम याद रख लो, ब्लंट, ब्लंट के बाद आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, चिस्मौर, हैविट, टालमी या नेल्सन, ठीक है, होएनसॉन्ग, ये पूरा नाम आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जेनकिंस, ऐसा करके 8 नाम, इसको पहले रटते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ और इसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ। रिमोट का है यार, बंद कर दो। ये आजकल कैसे पानी गिरता है, किस कारण से? ऐसा होता है क्या? बढ़ा दे उसको, वो बढ़ा दे। कर दे। तो वेगलर के अनुसार याद रहेगा, सीधा सीधा वेगलर मतलब जरासंध को याद रखिए, ठीक है। जरासंध के अत्याचार से भागकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए, 36 घर बनाया और छत्तीसगढ़ को ही क्या कहा गया? आगे चल के छत्तीसगढ़ कहा गया है। ये पहला कॉन्सेप्ट दिया कौन? आपका वेगलर। तो वेगलर के अनुसार 36 घर से ही क्या बना? छत्तीसगढ़, एक लाइन में, ठीक है, 36 घर से ही क्या बना? छत्तीसगढ़।
बढ़े क्या, आगे बढ़े बढ़े। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा किसके अनुसार है आपका, कैप्टन ब्लंट। ठीक है, अब देखिए कैप्टन ब्लंट के बारे में क्या आपको समझना है। तो देखिए जैसे आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, बस्तर। क्या कहलाएगा, बस्तर। ये फेमस था आपका रायपुर और ये फेमस था आपका रतनपुर। ठीक है ना, रतनपुर और आपका रायपुर। तो जिस समय कैप्टन ब्लंट आए उसका समय क्या था पूछता है तो 1795। याद रखेंगे कैप्टन ब्लंट जो है वो छत्तीसगढ़ घूमने या छत्तीसगढ़ की यात्रा पर, छत्तीसगढ़ की यात्रा पर कब आए थे आपका 1795। उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में था मराठों का शासन। किसका था आपका, मराठों। जिस समय कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे उस समय आपका छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था और मराठा का दो प्रमुख केंद्र था, एक रतनपुर और एक आपका रायपुर। ठीक है, प्रारंभ में रतनपुर फिर बाद में क्या हो गया रायपुर। और नीचे जो बस्तर क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहे थे उसी का नाम था आपका कौन सा वंश, काकतीय वंश। ये सब क्वेश्चन है ना, ध्यान से याद रखना। मैं केवल नामकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, नामकरण पढ़ाना होता तो एक लाइन में खत्म कर देता, सबके सामने नाम लिख देता, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पर इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस समय कैप्टन ब्लंट आए थे उस समय जो है मराठों का क्या था, आपका शासन था। क्लियर है ना, मराठों का शासन कहां पर था, छत्तीसगढ़ में, और बस्तर पर किसका शासन था, आपका काकतीय वंश। ठीक है, तो जो कैप्टन ब्लंट आए थे इन्होंने दोनों जगह को घूमा, किसको, आपका रतनपुर एवं आपका रायपुर। रतनपुर एवं रायपुर की क्या की, आपका यात्रा की। और रतनपुर और रायपुर की जब इन्होंने यात्रा किए तो इन्होंने इनके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन लिखा, यानी क्या लिखा, विवरण। और इसी विवरण में रतनपुर और रायपुर के शब्द के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, आपका प्रयोग किया है। जब उन्होंने रतनपुर और रायपुर के बारे में विवरण दिया तो उन्होंने इसको बताने के लिए कि ये दोनों जगह कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, इसलिए याद रखेंगे कैप्टन ब्लंट ने अपने विवरण में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ये भी याद रखेंगे कैप्टन ब्लंट जब 1795 में आए थे तो इन्होंने अपने विवरण में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। किन दो जगहों के महत्ता को बताने के लिए, रतनपुर और रायपुर के महत्ता को बताने के लिए। और ये भी आप जानते हैं कि जब ये रतनपुर से बस्तर के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा, याद आ रहा है, तो यहीं पर आपके भोपालपट्टनम क्षेत्र में गोड़ जातियों ने इनको घुसने से क्या कर दिया, रोक दिया था, याद आ रहा है। और वे जो है आगे वहीं पर घूमते रहे, लेकिन बस्तर वासियों ने कैप्टन ब्लंट को बस्तर में प्रवेश करने नहीं दिया था। तो इसी को कहा जाता है 1795 का, क्या कहा जाता है, भोपालपट्टनम का विद्रोह या संघर्ष। भोपालपट्टनम का क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। किसको बस्तर प्रवेश से रोक दिया था, कौन सी जनजाति, गोड़ जनजाति के द्वारा। और ये दिन भर आपका बेचारा 17-18 दिन वहीं घूमता रहा, कहीं से भी नहीं घुस पाया। गोड़ जनजाति लोग जैसे देखते थे आपका बीच में इंद्रावती नदी आ जाती है, बीच में यहाँ पर क्या है आपका इंद्रावती नदी, ऐसे देखोगे भोपालपट्टनम में, और ये इधर से आता था घुस जाऊंगा करके, तो गोड़ वाला ऐसे भाला लेके खड़े रहते थे ले आ करके। 17 दिन कम से कम कहां भटकते रहा है, उस बस्तर के क्षेत्र में भटकते रहा, फिर भी वो बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं, जनजाति होते थे, वो किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देते थे। कारण क्या है, कारण ये है कि मराठा और अंग्रेज जो है अगर बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो बस्तर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपने कपड़ों, पहनावा, रहन सहन, सुविधाओं। और यही कारण है कि आगे चल के ये हुआ भी,
बड़े बड़े आपका हाथीदार जंगल के बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते थे वो आपका बेच कर आपके अंग्रेजों को दे देते थे, जाओ और उसके बदले हमको ये देना, ठीक है। जितने भी संसाधन थे सस्ते दामों में जंगल की चीजें किसको मिल जाती थी, अंग्रेजों को, और वो उसको जाके बड़े बड़े दामों में क्या करते थे, बेचते थे। उसके बदला उनको फैसिलिटीज देते थे, सुविधाएं, ये ले रील्स बनाना, मोबाइल एक ठो, ठीक है, तुम लोग के पास नहीं है, ठीक है, ये लो आपका मैगी 2 मिनट में बन जाता है, हाँ, तुम लोग बहुत टाइम लगता है। मतलब लुभावनी चीजों को क्या करते थे, आकर्षित करते थे, और इसी कारण वो अपनी सारी चीजों को क्या कर देते थे, बेच देते थे, बहुमूल्य चीजों को। इसीलिए कई जो लोग जो समझदार थे, एक्टिव थे, वे आपके इन लोगों को बस्तर में प्रवेश करने से रोकते थे। इसीलिए आपका मराठों के समय ही भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ है। डेट पूछता है एग्जाम में कई बार आ, कब आपका 1795, किस जनजाति के द्वारा, गोंड। कौन व्यक्ति के खिलाफ, कैप्टन ब्लंट। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है, रतनपुर और रायपुर, तारीफ किया है। और रतनपुर और रायपुर के संदर्भ में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़। तो सेकंड नंबर पर याद रखिएगा कैप्टन ब्लंट के बारे में। फर्स्ट है कौन आपका, वेगलर। ऐसा नंबर नहीं करना है पर अपने दिमाग में नंबरिंग करके रखो। वेगलर ने क्या कहा, जरासंध के अत्याचार से 36 परिवार आ गए और छत्तीसगढ़ की क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक। दूसरा कौन है आपका, कैप्टन ब्लंट। कौन है आपका, कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट ने रतनपुर और रायपुर की यात्रा की और उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। ये दोनों जगह छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा क्या है आपका, प्रसिद्ध है। लेकिन एक चीज और इसी में जोड़ के याद रखना है कि कैप्टन ब्लंट जब बस्तर में भी जाना चाह रहे थे तो गोंड जनजातियों ने उन्हें 1795 में क्या कर दिया था, रोक दिया था। और इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम, ठीक है, यानी कि आपका भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा कैप्टन ब्लंट के संदर्भ में, जल्दी नोट करो। याद रहेगा, थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, ठीक है। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका किसके अनुसार, चिस्म, ठीक है, ठीक है, जो भी जिसको भी पढ़ना है, चिस्म एवं हैबिट के अनुसार, ठीक है। क्रम ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप जिसको भी पहले पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ सकते हैं, चिस्म एवं हैबिट के अनुसार, ठीक है। चिस्म एवं हैबिट के अनुसार क्या है, तो ये समझते हैं चिस्म और हैबिट ने क्या कहा है आपके छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर। देखिए चिस्म कौन थे, तो चिस्म एक आपका सेटलमेंट ऑफिसर थे, यानी कि आपका बंदोबस्त अधिकारी। कौन थे आपका, सेटलमेंट अधिकारी थे। ब्रिटिश के समय एक बंदोबस्त अधिकारी या सेटलमेंट अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और ये जो हैबिट थे ये आपके कौन थे, चिस्म के सहयोगी थे, सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते थे। चिस्म के क्या थे आपका, सहयोगी थे। और दोनों ने छत्तीसगढ़ को किस तरीके से नामकरण किया, कैसे पहचान दिलाया, तो इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि इन दोनों का जो स्रोत होगा, समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो स्रोत होगा वो स्रोत है रमेंद्रनाथ मिश्र। क्या है आपका, रमेंद्रनाथ मिश्र के आधार पर इन लोगों ने इनको निकाला है छत्तीसगढ़ का नाम। हालांकि रमेंद्रनाथ की किताब में मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब के अनुसार करके, लेकिन चिस्म ने किसको आधार बनाया, रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब को। और इनमें रमेंद्रनाथ मिश्र का जो किताब है, कौन सी किताब, छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्या नाम है आपका, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसको आधार मानकर मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। उसकी किताब पतली सी है, मैं दिखाऊंगा भी, बहुत पुरानी किताब है, मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है। खुदाई करते करते मुझे अचानक क्या हो गया था, वो मिल गया था और इसलिए मैं इसे म्यूजियम में रखवा दिया हूं अभी, ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में इन्होंने क्या बताया है,
इन्होंने कि एक कलचुरी राजा थे, क्या थे आपका, कलचुरी शासक थे, और उस शासक का नाम था आपका कल्याण साय। क्या था आपका, कल्याण साय। ठीक है, एक कल्याण साय का नाम लिया है, कौन आपका, चिस्म। कल्याण साय के नाम के एक राजा थे, और इन्होंने, कल्याण साय ने अपने समय में एक नया सिस्टम, एक नया प्रणाली लागू किया गया था, जिसे कहा जाता है जमाबंदी। क्या कहा जाता है, जमाबंदी। जमाबंदी जो प्रणाली है, इसको इन्होंने लागू किया था, और जमाबंदी प्रणाली को लागू किया था तो इन्होंने क्या किया था कि एक आपका नदी को आधार बना दिया। कौन सी नदी को आधार बना दिया, तो यहां से देखिए, एक आपका ऐसे है आपका शिवनाथ नदी। कौन सी नदी, शिवनाथ। तो कल्याण साय ने क्या किया, वो कलचुरी वंश के शासक थे, बहुत आपका पावरफुल राजा थे, और इन्होंने शिवनाथ नदी को बेस बनाकर, अभी सीजीपीएससी का भी क्वेश्चन भी था ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिवनाथ नदी को बेस बनाकर एक को बांट दिया, कौन सा क्षेत्र, रतनपुर, और नीचे वाले को बोल दिया क्या आपका, रायपुर क्षेत्र। नीचे वाले को क्या बोल दिया आपका, रायपुर। और कल्याण साय ने रतनपुर क्षेत्र में टोटल कितने गढ़ बना दिए, 18 गढ़। कितने गढ़, 18। शिवनाथ नदी को आधार बनाकर राजस्व व्यवस्था को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए रतनपुर क्षेत्र के अंदर कितना गढ़ बना दिया, 18 गढ़। और रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत कितना बना दिया आपका, 18 गढ़। और यही 18 और 18 मिलाकर क्या बना है, छत्तीसगढ़। यही 18 गढ़ और 18 गढ़ बना के क्या बना है आपका, छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है। तो चिस्म ने क्या कहा, इसी में से अभी पूछा था, छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ को पूछा था, रतनपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र में आया था ना क्वेश्चन, ठीक है। उसको धीरे धीरे याद करना है, एक बार नहीं होगा, बाद में जब मैं कलचुरी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा गढ़ रटवा दूंगा, कितने 18 गढ़ कौन कौन से थे, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 18 और 18 कितने हो गए, छत्तीसगढ़। और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है आपका, नामकरण, ठीक है, हुआ है, ठीक है, हुआ है। ऐसा कौन बोल रहा है, चिस्म। चिस्म ने इतिहास को निकाला कि कल्याण साय के समय 18 गढ़ में बटे थे, शिवनाथ नदी को आधार मानकर। ऊपर वाला क्षेत्र क्या था, रतनपुर, नीचे वाला क्षेत्र रायपुर। तो उन्होंने अब तर्क निकाला, यही 18 गढ़ मिलकर बाद में क्या बना, छत्तीसगढ़। तो 18 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा कौन बोल रहे हैं आपका, चिस्म बोलते हैं। और इन्होंने आगे 2-3 बातें आपको समझाना है जो आप गलत करोगे। पहला ये है, ठीक है, कि ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के जो सिंबल है, शासन का प्रतीक चिन्ह देखे हो, उसमें 36 तो गढ़ है, देखियो ना, ऐसे से बना है लाल कलर का, देखियो ना जी। तो आपका सॉरी हरा कलर का, तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। कभी कूट में आंसर आएगा तो मार मत देना। ये छत्तीसगढ़ उस छत्तीसगढ़ को नहीं दर्शाता है। जो 36 किले बने हैं ना, वो 36 किले इस छत्तीसगढ़ को नहीं दर्शाता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो जो छत्तीसगढ़ की बात कल्याण साय ने किया है, तो क्या यही छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ शासन या गवर्नमेंट का जो सिंबल बना है, जो उसमें 36 किले बने हैं, क्या यही 36 किले इसी छत्तीसगढ़ को दर्शाते हैं? नहीं, वो छत्तीसगढ़ अलग है 36 किला, और ये छत्तीसगढ़ क्या है आपका, अलग है, ठीक है। दूसरा इसी में याद रखेंगे, इसी समय आपका कहा गया है जो गढ़ होगा, गढ़ जो 36 गढ़ होते थे, गढ़ का जो प्रमुख होता था वो होता था कौन आपका, दीवान। गढ़ का प्रमुख कौन है आपका, दीवान। गढ़ जो नीचे बढ़ता था, गढ़ के नीचे था क्या आपका, बरहा। क्या है आपका, बरहा। बरहा का प्रमुख कौन होगा आपका, दाऊ। और बरहा के नीचे क्या होता था, गांव। और गांव के प्रमुख कौन होता था, गौटिया। कौन होता था आपका, गौटिया। तो इसको चिस्म ने क्लासिफाई किया है कि 18 गढ़ में बटे थे। प्रत्येक गढ़ का प्रमुख कौन होता था, दीवान। गढ़ के नीचे कौन आ गया, बरहा। बरहा का हेड कौन होता था आपका, आपका दाऊ। और गांव का प्रमुख कौन हो गया, गौटिया। बाद में बताऊंगा कि आपका 12 गांव बराबर 1 बरहा कितना होता था आपका, फिर भी लिख लो, 12 गांव बराबर कितना होगा, बराबर 1 बरहा।
12 गांव को मिलाकर कितना होता था, एक बरहा होता था। और इस प्रकार से जो है आगे जो है चीजें जो है चलती थी, यानी कि 7 बरहा बराबर एक गढ़। और कितना आपका 7 बरहा बराबर एक गढ़। एक 12 गांव बराबर कितना बरहा, एक बरहा। और 7 बरहा बराबर एक गढ़, मतलब 84 गांव बराबर कितना गढ़, एक गढ़, है ना जी। 84 गांव मतलब एक गढ़। एक गढ़ 7 बरहा, एक बरहा 12 गांव और 84 गांव का एक गढ़। तो इस प्रकार से गढ़ का प्रमुख दीवान, बरहा का प्रमुख दाऊ, गांव का प्रमुख गौटिया। शिवनाथ नदी को आधार बनाकर कल्याण साय ने कितने कितने गढ़ों में बांटा था, 18-18। सोर्स क्या है, रविंद्रनाथ मिश्र का छत्तीसगढ़ का इतिहास। और इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसा कौन बोल रहा है, चिस्म। चिस्म कौन थे, सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है चिस्म के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण। इंग्लिश में जमाबंदी सिस्टम ही लिखते हैं, ट्रांसलेट नहीं किया है उसको। एक प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम है वो, है ना, तो उसको लिख सकते हैं। बाकी आपके बुक में जमाबंदी ही लिखा है, JMABANDI करके। कॉपी कहाँ है सबका, सब फेयर कॉपी चाहिए भैया मेरे को। कहाँ पे, रमेंद्र, देखो चिस्म क्या बोलता है कि रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब में छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के आधार पर रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब से हमें जानकारी मिलती है कि कलचुरी शासक थे जिसका नाम था कल्याण साय। कल्याण साय एक शासक थे, कलचुरी शासक, ठीक। उस शासक ने राजस्व व्यवस्था को बनाने के लिए जमाबंदी प्रथा लागू की। और जमाबंदी सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि शिवनाथ नदी के ऊपर वाले क्षेत्र को रतनपुर को 18 गढ़ में और शिवनाथ नदी के नीचे वाले क्षेत्र रायपुर को 18 गढ़ में बांट दिया। उस समय कुल टोटल कितने गढ़ थे, 36 गढ़। क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए आगे चल के छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़। ऐसा कौन बोल रहा है, चिस्म। 18-18 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण कौन, चिस्म। बाद में एक एक लाइन में लिखेंगे ना जी, पहले डिटेल पढ़ लो फिर एक एक लाइन में लिखना। जब एक लाइन में आंसर, इतना बड़ा थ्योरी लिखकर थोड़ी आएगा, समझ में आ रहा है। जैसे आपको पूछेगा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित 36 परिवारों के आधार पर कौन, वेगलर, ठीक है। आपके रतनपुर और आपका मराठों के समय यात्रा वृत्तांत के दौरान छत्तीसगढ़ का नामकरण ब्लंड, ठीक है। आपका जमाबंदी प्रथा के आधार पर 18-18 गढ़ों के आधार पर तो कौन आएगा आपका, चिस्म एंड हैविट। ऐसे आएगा एक एक आंसर। अभी डिटेल को जानो, आपको कई प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गढ़ का प्रमुख कौन होता है, कई बार उठा के देखो, कौन होता है, दीवान। एक बरहा बराबर कितने गांव, ऐसा पूछा एग्जाम में। मराठा प्रशासन के अंतर्गत एक बरहा कितने गांव के मिलाकर होता था, कितना, 12। ऐसे सब क्वेश्चन बनेगा भी, ये सब हवा मत लेना, ठीक है। इतने में से ही मैं 20 से 25 क्वेश्चन बना दूंगा भी, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हल्के में लेते हो इसलिए छत्तीसगढ़ का सरल सरल सवाल बनता नहीं है, इसीलिए गहराई से और डीप पढ़ना पड़ेगा पहले से ही। क्लियर है, बढ़े आगे, बचा है। चलिए बढ़े, चलिए अब देखिए किसके अनुसार,
अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। कौन आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आपका कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में दो चार फैक्ट अलग से जान लो। इन्हें ही कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता। ये आपको जानना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। हमेशा कई जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए मेगास्थनीज नाम में रहेगा। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता नहीं कहा जाता है। कई किताबों में या इंटरनेट में आप सॉल्व करोगे तो कई जगह पर क्या मिलेगा? मेगास्थनीज। लेकिन आंसर क्या लेना है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बनाया है भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, पुरातत्व विभाग या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया किसने बनाया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में कौन किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। चूंकि ये क्या थे? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या थे आपका? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, अर्थात क्या थे आपका? पुरातत्वविद थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको इतिहास से संबंधित जानकारी मिलेगा वहां पर आपको जाकर उनके आपको खुदाई करना है, खोज करना है, उसे ही क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो पुरातत्वविद थे, ठीक है, और ये आपका इस विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर या महानिदेशक भी था। इसका पहला महानिदेशक या जनरल डायरेक्टर कौन था पुरातत्व विभाग का? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने, ठीक है, एक सर्वे दिया है, ठीक है, जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख रचना है या प्रमुख रिपोर्ट है। क्या है आपका? एक रिपोर्ट सबमिट किया है इन्होंने, और उस सब रिपोर्ट का नाम क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। किसमें किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें इन्होंने महाकौशल की सीमा या बॉर्डर को बताने का प्रयास किया है, जिसमें आपका उत्तरी क्षेत्र में क्या रहेगा? हसदेव नदी तक था। कौन सी नदी आपका? हसदेव नदी तक था। ठीक है, इधर आपका देखोगे तो ये आपका था आपका कांकेर, ठीक है, महानदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इधर क्षेत्र में आपका नर्मदा अमरकंटक, कौन सा क्षेत्र आपका? नर्मदा अमरकंटक वाला क्षेत्र था। और इधर आपका देखोगे तो जोंक नदी, कौन सी नदी आपका? जोंक नदी तक के क्षेत्र को जो है इन्होंने क्या कहा है? महाकौशल। तो महाकौशल क्षेत्र को इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया है कि कहां से कहां तक एरिया को महाकौशल कहा गया। तो उत्तर में कौन सा आपका? हसदेव नदी तक। उत्तर में कहां तक आपका? हसदेव नदी तक। साउथ में कौन सा आपका? कांगेर महानदी। ठीक है, ईस्ट में आपका जोंक और वेस्ट में आपका नर्मदा अमरकंटक। लेकिन सबसे खास बात याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नोट पॉइंट में आपको एक चीज बताना है। क्या है? ध्यान समझिएगा कि किसी अन्य ग्रंथ में, किसी भी और भी किताब में, किसी अन्य ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सिर्फ कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। महाकौशल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग और भी कोई किताबों में नहीं हुआ है। कहीं पर दक्षिण कौशल हुआ है, कहीं पर आपका कौशल हुआ है, लेकिन महाकौशल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। महाकौशल शब्द जो है वो केवल और केवल कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम कर रहा है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी क्यों कर रहा है? तो उसको भी डिफाइन किया है
कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। ठीक है, चूंकि कोसल दो भागों में बटा था। कोसल कितने भागों में बटा था? दो भागों में बटा था, दो भागों में विभाजित था। कोसल दो भागों में विभाजित था। एक को बोलते थे उत्तरी कोसल, ठीक है, एक को क्या बोलते थे? उत्तरी कोसल, और एक को क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल। दो भागों में विभाजित था, एक को बोलते थे उत्तरी कोसल, एक को बोलते थे दक्षिण कोसल। तो इनको कहा जाता है कि उत्तरी कोसल से दक्षिण कोसल को अलग पहचान बनाने के लिए, दक्षिण कोसल से अलग पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए ठीक है, महा क्या लगा दिया गया? विशेषण लगा दिया गया। महा क्या लगा दिया गया? विशेषण लगा दिया गया। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताए। महाकोशल, कोशल से भी बड़ा, महाकोशल। तो महाशब्द केवल एक क्या है? विशेषण है। किसके लिए? अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रंथ में महाकोशल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम बड़ी पर्सनालिटी है, भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में इनके माध्यम से ही हुआ था। ये उनके फर्स्ट जनरल डायरेक्टर भी थे। ये आपका आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनकी रिपोर्ट आई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें महाकोशल की सीमा उत्तर में हसदेव नदी, दक्षिण में कांकेर महानदी, ठीक है, ईस्ट में, पूर्व में जोक नदी, और वेस्ट में आपका नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र को बताया है। याद रखेंगे, किसी भी अन्य ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, चूंकि कोशल दो भागों में विभाजित था, एक था उत्तर कोशल और एक आपका दक्षिण कोशल। और यहीं पर दक्षिण कोशल की महत्ता को बताने के लिए, उसको आपका गौरवान्वित करने के लिए इन्होंने का शब्द लगा दिया कोशल में? महाविशेषण लगा दिया। ऐसा आपको लिखना है। हाँ, मतलब रिपोर्ट है एक प्रकार का। हाँ, उनके द्वारा पब्लिश एक ग्रंथ है। इधर ऑनलाइन क्लियर हो रहा है जी? बढ़ूं क्या आगे? बाकी अब छोटा छोटा है, मेन यही चार थे। कौन कौन? चिस, कनिंघम, ब्लंट और आपका वेगलर। बाकी ने केवल एक एक लाइन में डिफाइन किया है कि क्या है। बाकी को फिर हम पढ़ लेते हैं कि क्या है कैसा है। पढ़ें आगे, चलिए। अब देखिए, आपका छोटा छोटा है, ठीक है। एक आपका देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को क्रम में रखना हूं। 5वां नंबर में ह्वेनसांग। क्या है आपका? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में तो जानते ही होंगे कि नहीं जानते हो जी? ठीक है, कहां का पिलग्रिम्स था? चीनी यात्री था, चाइना, बिक्कट घूमता था, याद है? इसीलिए इसे क्या कहते थे? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं?
यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, यात्रियों का क्या कहते हैं, राजकुमार, ठीक है। बहुत घूमते हैं ये, कहां कहां घूमे भारतीय इतिहास में पढ़ोगे। लेकिन ये आपका छत्तीसगढ़ आए थे, कहां आए थे, आपका छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। उस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश था पूछता है, कौन था आपका, पांडु वंश। और पांडु वंश के शासक कौन थे, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त कौन थे आपका, बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय ह्वेनसांग जो है, देखो सभी यहां पर 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। पहला, ह्वेनसांग कहां से आया था, चाइना से, पहला सवाल। दूसरा, किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, कौन है, ह्वेनसांग। समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल इन्होंने क्या कहा तो इतिहास में पढ़ेंगे, अभी यहां पर नहीं डालेंगे कंटेंट। दूसरा पूछता है, छत्तीसगढ़ की यात्रा के समय, ह्वेनसांग की छत्तीसगढ़ की यात्रा के समय कौन सा राजवंश या डायनेस्टी था, कौन था, पांडु वंश। या उस समय पूछेगा छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग की यात्रा के समय पांडु वंश के किस राजा का शासन था, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। अब देखो ये कहां से आया था, चाइना से। चाइना वाले, अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ को जनरली उस समय क्या बोलते थे आपका, कोसल। तो कोसल नाम जो है छत्तीसगढ़ का, ये लगता है कि चाइना वाले बोल पाएंगे, हाँ बोल पाएंगे। तो इन्होंने कोसल को क्या कह दिया, कियासलो। कहां गया था घूमने, मैं कहां गया था, कियासलो, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, कियासलो। और इन्होंने, इनकी एक फेमस बुक है जिसमें इसकी विवरण मिलती है, और उस बुक का नाम है सीयूकी। क्या नाम है, सीयूकी। हाँ, ऐसा कोई बुक लिखा जाता है सीयूकी, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ह्वेनसांग ने अपनी सीयूकी में छत्तीसगढ़ को किस नाम से बताया है, कियासलो। क्या कहा है, कियासलो। कहां पूछे होंगे चाइना वाले, कहां गया था भाई, ऐसा कोसल थोड़ी बोल पाए, क्या बोल दिए, कियासलो, ऐसा। फिर उसके बाद नक्शा ढूंढे सब, कहां रे कियासलो, कहां मिलेगा, क्लियर है। तो पांडु वंश के शासक जो है आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय आए हैं, कौन, आपका ह्वेनसांग, ठीक है। एक याद रखना है आपका, ठीक है, एक आपका याद रखना है आपका जेनकिंस। कौन है आपका, जेनकिंस। जेनकिंस के बारे में याद रखना है आपका, ये नागपुर के क्या थे, कमिश्नर। नागपुर के क्या थे, कमिश्नर। जिस समय छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ उस समय नागपुर के क्या थे, कमिश्नर। और इसी के अधीन काम करते थे एक कमिश्नर जिसको बोलते थे डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर के अधीन कौन था जी, डिप्टी कमिश्नर। तो नागपुर में कौन शासन करता था, कमिश्नर। तो छत्तीसगढ़ में क्या भेजते थे, डिप्टी कमिश्नर। और छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे आपका, चार्ल्स इलियट। कौन थे आपका, चार्ल्स इलियट। और इसी जेन्सकिन ने एक आपका किताब है, ठीक है, जिसका नाम है जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़। जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ में इन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख किया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख जेनकिंस ने भी किया है, किसके माध्यम से, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ नामक रचना से, ठीक है। जेनकिंस कौन थे, तो जिस समय छत्तीसगढ़ या जिस समय नागपुर में ब्रिटिश शासन, क्योंकि मराठा कहां से शासन करते थे छत्तीसगढ़ में, नागपुर। नागपुर पर कब्जा किया तो छत्तीसगढ़ पर भी अपने आप क्या हो गया, कब्जा हो गया। इसलिए नागपुर पर कौन कमिश्नर बन के आया पहली बार, जेनकिंस। और छत्तीसगढ़ में किसको भेज दिया, डिप्टी कमिश्नर, किसको, चार्ल्स इलियट। और इसी कारण से जेनकिंस ने एक किताब जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि जमींदारों के माध्यम से ही आपका उस समय सारा सिस्टम चलता था, इसलिए जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ में यहां पर छत्तीसगढ़ के नाम का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, क्लियर है। तो ह्वेनसांग हो गया, जेनकिंस हो गया। 7वें नंबर पर कौन है, नेल्सन। कौन है आपका, नेल्सन। नेल्सन ने जो है रायपुर गजेटियर में, कहां पर आपका, रायपुर गजेटियर। गजेटियर का मतलब एक प्रकार का राजस्व आपका आंकड़ा है, ठीक है। तो रायपुर गजेटियर में, रायपुर गजेटियर में जो जिस्म थे वो बिलासपुर गजेटियर में मिलेगा। ये रायपुर गजेटियर में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है।
तो रायपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया है पूछेगा, क्या लगाओगे आपका, क्या लगाओगे जी, ए.ई. नेल्सन, क्या लगाओगे, ए.ई. नेल्सन। और बिलासपुर गजेटियर में बोलेगा तो क्या लगाना, चिस्म, क्या लगाना, चिस्म, लिख ले रहा हूं वहीं पर वापस, चिस्म में लिख ले रहा हूं बिलासपुर गजेटियर में, ठीक है। एक प्रकार का ये रिपोर्ट है, गजट है, ठीक है। याद रखेंगे रायपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कौन किया है, नेल्सन ने, ठीक है। कियास्लो किसने कहा है, होएनसॉन्ग ने, ठीक है। अभी हम उसको देख लेंगे एक लाइन में। और आठवां याद रखना है, एक है आपका टालमी, क्या है आपका, टालमी। और इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द के लिए प्रयोग किया है आपका अधिष्ठी, क्या शब्द प्रयोग किया है आपका, अधिष्ठी। अधिष्ठी का मतलब है, ये बोलते हैं कि इसी नाम का एक पर्वत हुआ करता था, अधिष्ठी पर्वत, और इसी अधिष्ठी पर्वत के उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में क्या है आपका, छत्तीसगढ़, इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम पड़ गया क्या आपका, अधिष्ठी। तो छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के नाम से, हालांकि काल्पनिक है ऐसा बोलते हैं कई लोग, मानते नहीं है, फिर भी मान लो एग्जाम में कभी घुमा पूछ दिया किसने छत्तीसगढ़ के लिए अधिष्ठी शब्द का प्रयोग किया है, तो याद रखेंगे अधिष्ठी शब्द का प्रयोग कौन बोला है आपका, टॉलमी ने, किसने आपका, टॉलमी, ठीक है। टॉमी नहीं लिख देना, टॉलमी। गजेटियर एक रिपोर्ट है, जैसे बजट आता है ना वैसे एक गजट जारी होता है, तो उसी गजट में वहां पर शब्द का, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस तरीके से, ठीक है। फिर आप देखो यहां से आपको क्या बनाना है, शॉर्ट की, ठीक है। सबसे पहला कौन आ गया, वेगलर, कौन आ गया आपका, वेगलर। वेगलर ने क्या कहा है, 36 चर्मकार परिवारों के आधार पर, 36 चर्मकार परिवारों के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, नामकरण, परिवारों के आधार पर, एक, ठीक है, ऐसा एक लाइन में पूछेगा। दूसरा कौन था आपका, ब्लंट, दूसरा क्या आपका, ब्लंट। कब कहा इन्होंने, 1795 में यात्रा के दौरान, किसके दौरान, यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ का क्या कर दिया, नाम बताया। तीसरा कौन है आपका, चिस्म, कौन है आपका, चिस्म, कौन सी गजेटियर में, बिलासपुर गजेटियर में, ठीक है। अलग अलग गजट बनता था दोनों के लिए, तो बिलासपुर गजेटियर में कितने कितने गढ़, 18 + 18 = छत्तीसगढ़, ऐसा कौन बोला है, चिस्म ने। चौथा आपका कौन है, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने क्या शब्द बोला है, महाकौशल, क्या है आपका, महाकौशल, ठीक है। उसके बाद आपका कौन आ गया, तो उसके बाद लेगो होएनसॉन्ग, कौन आ गया आपका, होएनसॉन्ग। होएनसॉन्ग ने क्या कहा है, कियास्लो, क्या कहा है आपका, कियास्लो, ठीक है। और आपका छठवां में कौन आ गया, टालमी, कौन है, टालमी। टालमी ने क्या कहा है, अधिष्ठी, क्या कहा है आपका, अधिष्ठी। सातवां है आपका जेनकिंस, कौन है आपका, जेनकिंस। जेनकिंस ने किसमें, छत्तीसगढ़, जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़, जमींदार ऑफ क्या है आपका, छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, ठीक है। और आठवां कौन है आपका, तो नेल्सन, कौन है आपका, नेल्सन। नेल्सन ने किसमें किया है आपका, रायपुर गजेटियर, किसमें आपका, रायपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है आपका, प्रयोग किया है। तो इस आधार पर ये शॉर्ट हो गया, रटा जाना चाहिए अब तक पूरा नाम सहित उसके बारे में, उसका क्या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा है। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक है, थोड़ा सा रटने वाला चीज है, इसलिए थोड़ा सा आपको संभालना होगा। अभी मैपिंग वैपिंग करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, कितने जिलों को स्पर्श करता है, कितनी सीमाएं हैं, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कहां काटती है, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी केवल नामकरण के आधार पर, क्यों, नाम हमेशा इतिहास से ही जुड़ा होता है, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वेगलर के अनुसार, ब्लंट के अनुसार, चिस्म के अनुसार, कनिंगम के अनुसार, होएनसॉन्ग के अनुसार, टालमी के अनुसार, जेनकिन के अनुसार और नेल्सन, ये सब कैसे लोग हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है। वैसे ही आपको सारी चीजों को कैसा पढ़ना है आपका, स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार। स्थानीय व्यक्तियों का मतलब जो या तो भारतीय है या तो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस प्रकार के उनके नामों का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है या विवरण दिया है। क्लियर है, याद रहेगा। तो इतना आज पढ़ के आना है, धीरे धीरे फिर हमें कवर करते चलेंगे।
हाँ, अधिष्ठी एक क्षेत्र था, पर्वत एरिया था वहां पर, और छत्तीसगढ़ उसी क्षेत्र से लगा हुआ था, इसलिए अधिष्ठी बोल दिया छत्तीसगढ़ का नाम तालमी के अनुसार। अधिष्ठी पर्वत के नॉर्थ डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ था, और इसीलिए उसी पर्वत के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया, अधिष्ठी। हाँ, नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे वाला भाग क्या है, अधिष्ठी बोला। उस अधिष्ठी क्षेत्र के ऊपर वाला भाग क्या है, छत्तीसगढ़। और इस अधिष्ठी क्षेत्र, मतलब हमने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी क्यों कहा, तो छत्तीसगढ़ एक अधिष्ठी पर्वत के नाम पर, वो पर्वत कहां था, छत्तीसगढ़ के नीचे, यानी उस पर्वत के डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ नॉर्थ डायरेक्शन में था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, अधिष्ठी। देखो, नागपुर में कमिश्नर आया जिसका नाम था जेनकिंस, उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन के लिए भेजा डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम था चार्ल्स इलियट। क्या नाम था, चार्ल्स इलियट। और इसी जेनकिंस ने जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ नामक किताब में छत्तीसगढ़ के नाम का क्या किया है, उल्लेख किया है। चलिए, याद रहेगा। चलिए, इतना पढ़िए, आगे फिर देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले डेली पढ़ के आना है बेटा, तब याद होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है, आपका सबसे पहले आपको मैप क्लियर करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैप क्लियर करना है। सबसे पहले आपको संभाग और 33 जिलों का एकदम से मैप क्लियर होना चाहिए, कहां कहां कौन सा मैप है, कहां कहां ये ऑथेंटिक मैप है। ठीक है, इसी के आधार पर आपका पूरा चलेगा। मैप के आधार पर आपको फिर करोगे विदेशियों के अनुसार क्या है, कैसा है, इन सारी चीजों को देखोगे। 4 भागों में बांटोगे, विदेशियों के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम, स्थानीय लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार, जो फिर से 3 भागों में बटेगा, काल, इतिहास, लेखक, किताब और अभिलेख। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद विदेशियों में कौन कौन आएगा, वेगलर, ब्लंट, कनिंघम, चिस्म, हैविट, टालमी, नेल्सन, जेनकिंस और हैंसॉन्ग। उसमें आएगा राय बहादुर, हीरालाल, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, दलराम देव, शंकर से सुखलाल पांडे। ठीक है, उसके आधार पर फिर देखोगे भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण, धान का कटोरा और भारत का हृदय स्थल। दोनों का कारण मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काल, तो काल के अनुसार से देखते चलोगे, पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, गुप्त काल, पांडु वंश, कलचुरी, मराठा, ब्रिटिश और वर्तमान भाग में। लेखक के हिसाब से देखोगे तो वाल्मीकि के रामायण, वराहमिहिर के बृहत संहिता, कालिदास। ठीक है, एक और किताब इसमें आता है, याद रख लेना, पाणिनि का अष्टाध्यायी। क्या आएगा इसमें, पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, ये भी काफी फेमस किताब है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी कौशल शब्द होगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वाल्मीकि, वराहमिहिर, पाणिनि, कालिदास, प्रोफेसर गंगाधर, भालचंद्र राव और बालचंद्र जैन। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। ठीक है, और इसमें और ऐड कर लेना, मिश्र बाल प्रसाद। मिश्र क्या है आपका, बाल प्रसाद। बहुत नाम है, धीरे धीरे समझते जाओगे, ये सब नाम से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मिश्र बाल प्रसाद, पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, ये सब क्या है, बुक और लेखक है। उसके बाद अभिलेख, तो एक है आपका दंतेवाड़ा शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त गुप्त वंश, कुरुषपाल, सोमेश्वर देव चिंदक नागवंश, रतनपुर जाजल देव कलचुरी वंश। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका याद रखना है वेगलर के अनुसार। वेगलर क्या बोलता है कि जरासंध के अत्याचार से 36 परिवार यहां भाग कर आए, उन्होंने घर बनाया और इसी को क्या कहा गया, छत्तीसगढ़। लेकिन इसमें भालचंद्र राव क्या बोलते हैं, ये आए थे, बनाए सब सही था, लेकिन वो आए कहां से, कन्नौज से। क्लियर है। उसके बाद कैप्टन ब्लंट आए थे, यात्रा किए रतनपुर रायपुर का, ये बस्तर में घुसने का प्रवेश किए, लेकिन गोंड जनजातियों ने रोक दिया था। इस समय छत्तीसगढ़ में मराठों का और बस्तर में काकती वंश का शासन था, और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के नाम का क्या किया है, उल्लेख। चिस्म और हैविट के अनुसार इन्होंने सोर्स बनाया, रविंद्रनाथ मिश्र छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम सोर्स बनाकर देखें तो कलचुरी शासक कल्याण साय के समय जमाबंदी प्रथा लागू हुई, जिसमें रतनपुर और रायपुर 18-18 गढ़ों में विभाजित था। इसी 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, आपका नामकरण हुआ है, जिसका छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से कोई संबंध नहीं है। गढ़ के प्रमुख को दीवान कहते थे, बरहा के प्रमुख को दाऊ कहते थे, और छोटा इकाई होता था गांव, जिसका प्रमुख कौन होता था, गौटिया। ठीक है, सिंपल सा, एक गांव, 12 गांव का एक बरहा, 7 बरहा का एक गढ़, यानी 84 गांव का एक गढ़। याद रहेगा।
फिर आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय इतिहास के पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता, पहला जनरल डायरेक्टर, रिपोर्ट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें महाकौशल, उत्तर में हसदेव, नीचे में कांकेर, जोक और नर्मदा। किसी भी ग्रंथ में महाकौशल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल उत्तर कौशल से छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल को अलग करने के लिए महाकौशल शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। फिर कौन आ गया आपका, ह्वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार, चीनी यात्री, छत्तीसगढ़ में यात्रा किसके समय, पांडुवंश, शासक कौन था, महासिगुप्त, बालार्जुन। इन्होंने अपनी बुक सियोकी में कौशल का नाम क्या बताया है, कियासलो। फिर आ गया नेल्सन, नेल्सन ने रायपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, प्रयोग। जेनकिंस जो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। और टालमी, इन्होंने अधिष्ठि शब्द का प्रयोग किया है, जो किसी पर्वत के नाम पर आपका छत्तीसगढ़ का नाम को जोड़ने का प्रयास करता है। हालांकि इसको मान्यता नहीं मिलती, फिर भी नामकरण तो नामकरण है। क्लियर है, इतना आपको पहली बार में पढ़ के आना है। कल हम देखेंगे स्थानीय लोगों के आधार पर क्या क्या नामकरण है, और रामायण काल महाभारत में क्या नाम था, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, मराठा काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था। डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनता ही है। क्लियर है, तो इतना रट के आइए, कल पहले पूछूंगा फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा।